नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो बुरे दिन हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले 2024 लोकसभा के चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए, उस तब से ही बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर है। भले ही वो अपने जो मीडिया मंडली है उसके ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि ये मोदी 3.0 है, लेकिन ये सबको पता है कि ये डिपेंडेंट और बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। अब यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की मैं करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए साग का मसला बना लिया है। उसको ये लग रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, 63 से वो 33 पर सिमट गई और इंडिया गठबंधन 43 पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभरी अपने 37 सांसदों के साथ। तो ये जो उपचुनाव है आने वाले 10 सीटों पर, इसमें अगर उसको नंबर अच्छे मिलते हैं और अगर उसकी सीटें ज्यादा आती हैं तो उसकी कहीं ना कहीं उससे उसका मनोबल बढ़ेगा। आपको ये पता ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पर समीक्षा हो रही है, अगर सबसे ज्यादा कहीं पर मीटिंग्स का दौर हो रहा है, अगर सबसे ज्यादा कहीं खुद बीजेपी में सरपुटअव्वल और उसके साथ साथ घटक दल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी योगी और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश। और उसी उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स ले रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। उसमें केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो योगी आदित्यनाथ पर, और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जो केंद्रीय आला कमान है उस पर एक तरह से हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन मुश्किलें यही कम नहीं हुई हैं। एक तरफ समीक्षाएं चल रही हैं, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या जैसी सीट आखिर कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी, आखिर कैसे वाराणसी पर सिर्फ 1.5 लाख से गनीमत रहा कि जीत गए नरेंद्र मोदी। अगर कोई मजबूत चेहरा होता तो वहां से हार जाते। अब ऐसे में जो घटक दल हैं एनडीए के, उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है आने वाले उपचुनाव में, जहां पर संजय निषाद ने ये कहा है कि उन्हें 2 सीटें चाहिए हर कीमत पर, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली दरबार तक में आकर दस्तक दी है। तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी की तरफ से भी ये कह दिया गया है, जयंत चौधरी की तरफ से, कि उनको भी 2 सीटें चाहिए। यानी कि 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव विधानसभा के, उनमें से 2 सीटों पर मांग कर दी है आरएलडी ने और 2 ही सीटों पर संजय निषाद ने मांग कर दी है। संजय निषाद का ये कहना है कि 2022 में ये दोनों ही सीटें उनको मिली थी, इसमें से 1 सीट वो जीते थे, 1 सीट वो हार गए थे। मीरापुर की जो मुजफ्फरनगर जिले की सीट है, वहां पर जो सीट जो है वो खाली हुई है, वो आरएलडी की है, इसलिए आरएलडी की दावेदारी है। और अलीगढ़ जिले की जो खैर सीट है, जहां पर अभी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन आरएलडी का ये कहना है कि वो इनकी ट्रेडिशनल सीट रही है, तो वो सीट भी उन्हें चाहिए। और ऐसे में बीजेपी के तेवर ये नजर आ रहे हैं कि वो अपने घटक दलों को बहुत ज्यादा कुछ देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इससे पहले आपको पता है जब समीक्षा बैठकें हुई थी, उसमें किस तरह से अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, राजभर हो, इन्होंने अपनी हार का ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया था, उनकी पॉलिसी पर फोड़ दिया था। ये भी कहा था राजभर की तरफ से कि नरेंद्र मोदी के चेहरे में अब वो बात, वो करिश्मा, वो जादू नहीं रहा है जिसके बिना पर जीत हासिल हो सके। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में केंद्र और राज्य में जिस तरह का सरपुटअव्वल चल रहा है वो आपके सामने है, और दूसरी तरफ जिस तरह की चुनौतियां जो घटक दल बनकर सामने आ रहे हैं, वो भी एक अलग तरह की परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए पैदा कर रहे हैं। आप जरा ये सोचिए कि अगर ये रिजल्ट 2019 वाले होते तो क्या ये घटक दल इस तरह से अपनी मांगों को सामने रखते या खुलकर आलोचना नरेंद्र मोदी की या फिर योगी आदित्यनाथ की करते? योगी आदित्यनाथ से ज्यादा आलोचना के घेरे में है नरेंद्र मोदी, और लगातार उनकी आलोचना उनके घटक दल ही करते हुए नजर आ रहे हैं।
दूसरी तरफ आपको पता ही है कि चाहे हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, वो अलग तरीके से गले की हड्डी बने हुए हैं, जिसमें समझ नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी को, जिनको अलग तरह की सियासत करने का चस्का लगा हुआ था, कि कैसे इस कोलिशन की गवर्नमेंट में वो अपने आप को फिट करें। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले जो उपचुनाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। उनमें से 2 सीटों की का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। एक है मैनपुर जिले की सीट करहल, जिस पर अखिलेश यादव विधायक थे और अब वो सांसद हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सीट खाली हुई है। और दूसरी सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट, विधानसभा सीट, जहां से अवधेश पासी विधायक थे और अब वो फैजाबाद सीट से, अयोध्या से वो अब सांसद हो गए हैं। इन 2 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा निगाहें, खासतौर पर अयोध्या, क्योंकि अयोध्या को लेकर जिस तरह से लगातार चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की सीट वो सीट जहां पर जो पूरी लेबोरेटरी थी बीजेपी आरएसएस की, हिंदुत्व की, मंदिर की सियासत की, वो एक तरह से भरभराकर गिर गई और एक जनरल सीट पर, अयोध्या जैसी सीट पर एक दलित चेहरा जीत कर आया है। इन्हीं तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। इसके बहुत सारे आयाम हैं, ये सिर्फ 10 सीटों की बात नहीं है। आप इसको आने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, ये बात वहां तक जा रही है। ये बात ये भी तय करेगी कि आने वाले वक्त में एनडीए का उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या स्वरूप होने वाला है। इस पर भी निगाहें होंगी, क्योंकि अगर इनको ये सीटें नहीं दी जाती हैं, इन दोनों ही घटक दलों को, तो फिर इनके फैसले क्या होंगे और क्या ये बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। अभी आप 2 खास मेहमानों को देख सकते हैं। आप मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, जाना माना चेहरा हैं, सीनियर पत्रकार हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखते रहे हैं। और बहुत दिनों बाद आज मेरे साथ डॉक्टर बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हम कर रहे हैं, इसलिए शुरुआत में बिलाल साहब आपसे करना चाहूंगी। ये जो सर फुटअव्वल चल रहा है बीजेपी में, केंद्र कह रहा है योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुझे तो आपने इतनी अथॉरिटी नहीं दी थी कि मैं टिकट बंटवारा कर पाता या अपनी मर्जी से टिकट देता। और उस सब के बीच अभी जो ये उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें जो घटक दल 4 सीटें मांग रहे हैं, 2 संजय निषाद और 2 आरएलडी, इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस पूरे उथल पुथल, इस पूरे क्योस में? देखिए बुशरा साहबा, कई बातें आपने पूछी हैं। एक तो ये आप मेरे को ये बताना है कि घटक दल इन परिस्थितियों से कैसे भारतीय जनता पार्टी से अपनी साझेदारी की मांग कर सकते हैं। तो यकीनन एनडीए अगर इंटैक्ट है तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घटक दलों का सम्मान करे। तो जिस तरह से संजय निषाद ने एक मांग की है 2 सीटों, और ओम प्रकाश राजभर भी कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि सभी को तो सीटें नहीं मिल सकती, लेकिन टोटल ये 10 सीटों का उपचुनाव है, जिसमें अगर आप गौर करें तो 7 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट जीते हुए, और जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं उसमें गाजियाबाद का सदर सीट है, अलीगढ़ खैर सीट है और फूलपुर की तीसरी सीट है। तो इन 3 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग उम्मीदवार मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी इन 3 सीटों पर तो चाहेगी कि अपने ही उम्मीदवार लड़ाए, क्योंकि उनकी वो सिटिंग सीट्स हैं। वहीं बची 7 सीटों पर वो शायद अपने सहयोगी दलों को सीट देना चाहे। लेकिन अगर आप इसका एक राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो ये उपचुनाव अगर इसको बहुत ही संजीदगी से अगर आप देखें तो यकीनन इस चुनाव की एक जो पगडंडी है या कहीं एक रास्ता है, वो विधानसभा तक तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके बीच जो मौजूदा लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस रहा और
भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ पर इस इसका पूरा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई। खासतौर से जब वो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली जाती है, तो उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई कि क्यों ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जाए और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पिछड़ों की गोलबंदी करके चुनाव में कमबैक करने की कोशिश करे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा है और अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मौजूदा राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो जातीय गोलबंदी की तरफ इशारा कर रही है। वो जमीन उत्तर प्रदेश की जातीय गोलबंदी की तरफ आकर्षित कर रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को या तो समझना पड़ेगा या कुछ ना कुछ राजनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसी को लेकर अनुप्रिया पटेल ने भी एक पत्र लिखा था कि आरक्षण की जिस तरह से अनदेखी गई है पिछड़ों की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो अनुप्रिया पटेल खुद भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है, तो उनका पत्र लिखना ये अपने आप में साबित कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का घटक दल ही भाजपा के मुख्यमंत्री को पिछड़ी जाति आरक्षण पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये बताता है कि अपने आप में एक इंडिया गठबंधन को मुद्दा दे देता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसमें किस तरह से परिवर्तन करती है। जो मौजूदा हालात है उसमें योगी आदित्यनाथ ने हर सीट पर 2 मिनिस्टर्स की एक समिति गठित कर दी है और उन्होंने खुद इसकी कमान अपने हाथ में ले लिया। तो अब सारा दारोमदार इस पर है कि योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों में से किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर अगर वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे या इन 10 में से अधिकतर सीटें 6-7 सीटें जिताने में कामयाब रहे तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया। और अगर इसमें विपक्ष जीतता है, इंडिया गठबंधन जीता है, तो फिर ये माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन ने जो मोमेंटम लोकसभा चुनाव में मेंटेन किया था उसको वो उपचुनाव में भी बनाए हुए। तो कुल मिलाकर ये टफ कॉल है योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि उनके घटक दल भी उन पर दबाव बना रहे हैं और खास तौर से शासन प्रशासन की कमान भी उन्हीं के पास है। तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि हर हथकंडा इन चुनावों को जीतने के लिए अपनाया जाए ताकि वो अपना भी राजनीतिक अस्तित्व बचा सके। जी जी, जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं और एक तरह से पूरी रूपरेखा जो है आपने सामने रख दी है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या आने वाला चुनाव, उपचुनाव और उसके बाद उसके नतीजे क्या योगी आदित्यनाथ की किस्मत का फैसला भी करने वाले हैं? क्या एक बार फिर से जो केंद्रीय नेतृत्व है, खासतौर पर अमित शाह का यहाँ पर बहुत जिक्र होता है कि भाई वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ को। हमने कई बार स्टेज से देखा भी है, खुद हमने नरेंद्र मोदी को देखा है, उनको देखा है कि वो हाथ जोड़े हुए हैं और कैसे अवॉइड करके वो उनको निकल गए हैं। और अब तो उनके पास सुनहरा मौका है कि सबसे बड़ी हार जो है उत्तर प्रदेश में हुई है और योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा उसके बावजूद भी आप देखिए अयोध्या जैसी सीट जो है हार गए। तो ये क्या रिजल्ट योगी आदित्यनाथ की किस्मत को भी तय करने वाला है कि वो बने रहेंगे या फिर नहीं? क्योंकि आपको याद होगा जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण समारोह था उसके बाद जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश वापस नहीं गए थे, वो कई दिन तक यहाँ पर थे। यहाँ तक भी कि योगी आदित्यनाथ जब मीटिंग्स ले रहे थे तो उससे भी वो नदारद थे और तब से ही ये कयास आराइयां हैं कि चेहरे का परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुत्व का जो चेहरा है उस पर तो कोई फायदा हुआ नहीं है और अगर इसमें भी उनको करारी हार मिलती है तो फिर क्या आपको लगता है केंद्रीय नेतृत्व को एक और बैठे बिठाए एक सुनहरा चांस जो है वो मिल जाएगा? लेकिन अगर मैं लखनऊ से दूर भोपाल में बैठकर देखूं तो इतना तो समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए जो 2 चेहरे सबसे ज्यादा अखरने वाले हैं उनमें से एक लखनऊ में था है और एक भोपाल में है। भोपाल वाले को अब दिल्ली बुला लिया गया है। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये 2 चेहरे हमेशा नरेंद्र मोदी को परेशान करते हैं। उन्हें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी सहज राजनीति से और 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहने से दिल्ली के स्वाभाविक और नैसर्गिक दावेदार हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक मुखर चेहरा होने के नाते
और अपने दम पर अपने तय उन्होंने जो कुछ हासिल किया उत्तर प्रदेश में, वे जिस तरह मुख्यमंत्री बने, उनका जिस तरह का अपना हिंदू वाहिनी संगठन था जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे कोई रिश्ता नहीं रहा, इसके बावजूद दबाव बनाकर वे मुख्यमंत्री बने थे। तब से ही मोदी शाह को खटक रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कई अवसर बीच में आए, आपको याद होगा इस चुनाव से पहले पिछले 1-2 सालों में मुख्यमंत्री की बिना मर्जी के किसी को मंत्री बनाना चाहते थे। एक शर्मा जी थे, बिलाल साहब उनका नाम याद दिला देंगे। मोदी जी चाहते थे, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, योगी ने नहीं बनने दिया। उस वक्त के प्रभारी महासचिव पड़े रहे लखनऊ में, गवर्नर से उनकी मुलाकातें हो गई, रोज खबरें छपती थी कि शर्मा जी कल मंत्री बन जाएंगे। योगी अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे और बनने नहीं दिया। फिर अवसर जो आ सकता था मोदी शाह के सामने वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो करारी हार हुई है उसका ठीकरा अब एक दूसरे पर फोड़ने का काम चल रहा है। समीक्षा बैठकों में हमने देखा कैसे नजारे सामने आए हैं, हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। संजीव बालियान पर संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं। अभी सुब्रत पाठक बड़े नेता है वहां के, उनके ऊपर एक महिला नेत्री ने जो कि बीजेपी की नेता है उन्होंने आरोप लगाए। तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब जो अगली पायदान आने वाली है इस शक्ति परीक्षण की, वो 10 सीटों का उपचुनाव है। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की खुद की हालत हुई बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहां आकर ठहर गए। समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर पहुंच गई, कांग्रेस ने भी अपना पिछला रिकॉर्ड बेहद अच्छे तरीके से सुधार लिया। इसको लेकर अगर ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़कर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं तो मोदी शाह अब हटाने की स्थिति में नहीं है। अगर कुल सीटें लोकसभा में 272 भी होती बीजेपी की, न सही 303, 400 पार का नारा वो सब एक तरफ रख भी दें, अगर 272 भी होती, जो पूर्ण बहुमत खुद को चाहिए होता है पार्टी को, तो शायद मोदी शाह ये हिमाकत कर पाते, ये जोखिम उठाते कि योगी आदित्यनाथ को वे डिस्टर्ब कर सकें। आज की तारीख में उनके पास वो नैतिक धरातल नहीं, उनके पास वो आत्मबल नहीं बचा जो 272 सीटें या 300 सीटों के बाद उन पर होता। अब राजनीति इतनी टेढ़ी खीर है, लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने निपटा दिया है पार्टी को यूपी में, हम नहीं जानते उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन मोदी शाह अगले किसी कमजोर अवसर की तलाश में है कि फिर कोई ऐसा मुद्दा हाथ में आ जाए कि योगी आदित्यनाथ को किसी बहाने से लखनऊ से मुक्त किया जाए। आप दिल्ली में मंत्री बनाकर बिठा दीजिए, इतने सारे मंत्री है, वहां क्या हैसियत है मंत्रियों की हम जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे 4 बार, 5वीं बार वे मुख्यमंत्री बनते तब उनका कद क्या होता, और अब केंद्र में मंत्री हैं, कृषि मंत्री, तब उनकी क्या हैसियत है। ये अंतर बड़ा स्पष्ट है। मुझे लगता है ये जो उपचुनाव 10 सीटों का है, इसमें असली खतरा योगी के लिए नंबर 1, अगर इन 10 सीटों में से कांग्रेस और सपा का गठबंधन यानी इंडिया नाम का गठबंधन ठीक ठाक सफलता हासिल कर लेता है, उससे 2 बातें साबित होगी। नंबर 1, बीजेपी ने जो धर्म की राजनीति करने की कोशिश लोकसभा चुनाव में की, जो हिंदू मुसलमान किया, उसका जो जवाब जनता ने दिया था, जनता उस जवाब पर कायम। 2, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को इस नजर से देखा जा रहा है कि अब पता नहीं विधानसभा चुनाव तक ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसका लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा इन 10 सीटों के उपचुनाव में। स्वाभाविक है अगर इसमें जीत ठीक ठाक मिलती है तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और सपा फिर एक बार अपने गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश करेंगे अगले विधानसभा चुनाव तक। यद्यपि विधानसभा चुनाव अभी इतनी जल्दी नहीं है, यूपी में पर्याप्त समय है, तब तक तो दिल्ली में बहुत कुछ हो जाएगा। दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी, कब क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नजर दिल्ली पर है, दिल्ली की नजर लखनऊ पर है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधे बैठे, ट्रिगर पहले कौन दबाए इसकी धैर्य की परीक्षा हो रही है दोनों की एक दूसरे की तरफ से। तो मैं अभी नहीं जानता कि उपचुनाव में क्या होने वाला है, किस तरह के प्रत्याशी घोषित होंगे, कांग्रेस और सपा कितनी सीटों पर बंटवारा कर पाती है। अभी तो नरेंद्र मोदी से सीटें मांगना शुरू कर दी है, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया, उनके घटक दल 2-2 सीटें मांग रहे हैं। ये नौबत फिलहाल तो कांग्रेस और सपा में नहीं दिख रही और आएगी भी
तो कांग्रेस उस स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है कि विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव के सामने कोई जोर लगाकर वे अपनी मांगे मनवा सके। इसलिए उन्हें, जैसे लोकसभा में उन्होंने समझौता किया था कम सीटों पर और उसके बावजूद अच्छी सफलता मिली, तो अब देखना होगा, एक बार चुनाव 10 सीटों का घोषित हो जाए, प्रत्याशी आ जाए। अभी तो मेरे ख्याल से अधिसूचना जारी नहीं हुई है बेलाल साहब जी 10 सीटों के उपचुनाव की। नहीं, अभी हाँ, नहीं, अभी नहीं हुई है जी जी जी। जी तो मेरा अभी इंतजार मंतव्य यही करना है कि होगा। दिल्ली और जी, जी बिल्कुल। और क्योंकि हमें ये भी देखना है कि अगर हम जब बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की भी इसमें करनी जरूरी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अगर हवाले से बात करें तो इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट वहां पर नजर नहीं आता है। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस ने पूरे लोकसभा इलेक्शन के दौरान एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर एक एडजस्टमेंट लगभग तमाम जगहों पर उसने किया। कहीं वो झुकी हुई, कहीं उसने एडजस्टमेंट किया और कई जगह रूठे भी उनको मनाने की भी कोशिश की, वो सब हमने देखा। और उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस का कहना है कि उसे 2 सीटें चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 10 में से 2 सीटें देना समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी। और समाजवादी पार्टी जो मोमेंटम बना हुआ है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जिस जोड़ी की बात बार बार हो रही है, मुझे लगता है कि वो दोनों ही चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी उस मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहेंगे। क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी जो है उनको हम देख रहे हैं लगातार, दोनों ही चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह हमेशा अपने साथ रखते हैं। और उनकी सीट पर भी, मिल्कीपुर में भी इस बार इस जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें उनकी सीट भी शामिल है। लेकिन सवाल यह है बिलाल साहब कि अगर हम बात करते हैं इन उपचुनावों की, तो अगर खासतौर पर आरएलडी की बात की जाए और जब समीक्षा बैठकें हुई उसमें साफ तौर पे ये कहा गया जो घटक दल है उनका जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये साफ तौर पर कहा गया। खासतौर पर मुजफ्फरनगर, कैराना, इन तमाम सीटों की, बागपत, इन तमाम सीटों की अगर हम बात करें, खासतौर पर मुजफ्फरनगर सीट पर हमने देखा जिसकी एक सीट जो आरएलडी अभी मांग कर रही है, जो उसकी सीट रही है और उन्हीं की वजह से ये खाली हुई है। और हमने देखा कि कैसे खुद बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए थे क्योंकि वो सीट बीजेपी हारी। और अब ये भी कहा गया कि हार की वजह कहीं ना कहीं आरएलडी भी रही। और आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी को जो मिनिस्ट्री भी दी गई है वो भी आपको पता है कि वो कितने काम की है और उनके कितने काम आएगी। सवाल ये है कि अगर इस तरह की बहस हमें इलेक्शन के नतीजों के बाद देखने के लिए मिले तो क्या आपको लगता है कि इन घटक दलों को बीजेपी इन 10 सीटों में से कुछ सीटें देने पर राजी हो सकती है? और अगर नहीं होती है तो फिर किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं? देखिए बुशरा साहबा, एक कॉमन जो फॉर्मूला होता है किसी भी राजनीतिक दलों के जो हमेशा अप्लाई होता है वो सिटिंग गेटिंग होता है कि जिसका सिटिंग उम्मीदवार है वो सीट उसको मिलेगी, या फिर ये उससे डिसाइड होता है कि परसेंटेज ऑफ वोट किस पार्टी का ज्यादा रहा, इस मैटर पे डिसाइड होता है। तो जो टोटल 10 सीटें हैं उसमें से गाजियाबाद सदर की सीट, अलीगढ़ खैर की सीट और फूलपुर, ये तीनों सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग कैंडिडेट जीते हैं, बाकी 7 पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग कैंडिडेट से खाली हुई है। और अब अगर रहा आप सवाल के, अगर आप ये समझना चाहती हैं कि इसमें से कौन सी सीट इंडिया गठबंधन के घटक दल को मिल सकती है, जिस खासतौर से आपने इशारा किया राष्ट्रीय लोक दल की तरफ, तो देखिए मुजफ्फरनगर यकीनन समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन मुजफ्फरनगर जो एक बेल्ट है वो जाट बेल्ट मानी जाती है। मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, ये खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये जाट बेल्ट मानी जाती है। और यहाँ पर जयंत चौधरी का एक सम्मान भी है क्योंकि उनकी एक विरासत है, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हो, और अब जो जयंत चौधरी है उनका भी एक रेस्पेक्ट है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। और जयंत अपने आप में बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही सीजन्ड, जिसे बोलना चाहिए एक वेल बिहेव्ड यंग नेताओं में से एक है। तो मीरापुर मुजफ्फरनगर की जो सीट है वो पिछली बार जो चंदन चौहान वहां जीते थे लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जीते थे, दोनों का गठबंधन था उस वक्त, तो वो समाजवादी पार्टी ने उसे लोकदल को दे दिया। आज वो चंदन चौहान
वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो इस सीट पर एक संभावना है कि लोकदल के हिस्से में जा सकती है, और पश्चिम में उनका एक एक क्लेम भी बनता है लोकदल का। और जहां अगर जयंत चौधरी ने अभी तक ऐसे कोई बयानबाजी नहीं की है जो एंटी माइनॉरिटी बयानबाजी मानी जाए, और उन्होंने अभी तक ऐसे भी कोई इस तरह के कोई शब्द नहीं बोले हैं जो समाज के अंदर जिनको लेकर एक विवाद पैदा हो, तो अभी भी ये सीट जाने की संभावना है। जहां तक रहा गाजियाबाद का सवाल या अलीगढ़ खैर का सवाल, तो अलीगढ़ भी एक जाट बेल्ट है, तो वो भी एक संभावना बनती है। अलीगढ़ खैर की सीट जहां पर कह सकते हैं कि आई मीन मुकुल प्रधान या कौन जीता वहां पर, अनूप प्रधान जीते हैं अलीगढ़ खैर से, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ये एक सीट जी संभावना बनती है, लेकिन मैं ज्यादा क्लेम मीरापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट को मानता हूँ। और मेरे को नहीं लगता कि अगर जयंत चौधरी चाहेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगी, इतना मैं उनका स्टेक मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहतर है कि अगर वो पश्चिम की वो सीट जयंत चौधरी के माध्यम से लड़े, प्लस अपना सपोर्ट कर दे, तो वो जयंत चौधरी उस सीट पर एक अच्छी फाइट दे सकते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो मैं एक सिनेरियो देखता जी हूँ। जहां रहा गाजियाबाद सीट, तो गाजियाबाद सीट एक शहरी सीट है, जहां पर डॉली ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हालांकि वो हार गई, वहां अतुल गर्ग जीते हैं। तो ये सीट हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे दे, तो ये सीट कांग्रेस को दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये समाजवादी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कॉन्टेस्ट हो सकता है, और मीरापुर पे भारतीय जनता पार्टी लोकदल के सहयोग से सपा का कॉन्टेस्ट हो सकता है। तो ये मैं संभावना देखता हूँ। जी और हमारे साथ अभी हरि जोशी जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से देखते, समझते और परखते हैं। हरि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरा सवाल आपसे यह है, उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आने वाला उपचुनाव और उन उपचुनाव में संजय निषाद से लेकर राजभर और आरएलडी का ये कहना कि उन्हें सीटें चाहिए, और संजय निषाद तो दिल्ली तक आ गए थे अपनी दरखास्त लेकर कि उन्हें 2 सीटें चाहिए, क्योंकि 2022 में उन्हें दोनों सीटें दी गई थी, और आरएलडी का भी कहना है कि उसको भी 2 सीटें चाहिए। बीजेपी के अभी तेवर ऐसे लग रहे हैं कि वो कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका ये कहना है कि 2024 के जो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जो घटक दल थे उनका वोट नहीं शिफ्ट हुआ और बीजेपी को नहीं पड़ा, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप कैसे देख रहे हैं इस सब को? और अगर इन घटक दलों को नहीं दी जाती है सीट, तो फिर आगे की सियासत उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रही है, और योगी आदित्यनाथ की अहमियत इन चुनावों की जीत और हार से कितनी बढ़ने और घटने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर घटक दलों का वोट नहीं पड़ा या ये लोग मजबूत नहीं है, तो आरएलडी का 100% का स्ट्राइक रेट कैसे आया? आरएलडी भारतीय जनता पार्टी में चली गई, अगर वो नहीं जाती तो उसे वो 5 से 7 सीटों का उसका क्लेम था, वो सीटें मिलती तो हो सकता था वो इंडिया गठबंधन में ज़्यादा सीटें जीत कर आती। ये लगभग आप तय मानिए कि वो अच्छी स्थिति में होती। अब 2 सीटें उन्हें दी गई, वो दोनों सीटें जीत कर आई है, और दोनों सीटें बहुत आसान परिस्थितियों में आरएलडी ने नहीं जीती है। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स थे उन्होंने आरएलडी को बहुत सारी जगह पर, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पन्ना प्रमुखों ने उनके साथ काम नहीं किया। बीजेपी उल्टा आरोप लगा रही है, जबकि हकीकत ये है कि बिजनौर की सीट पर मवाना में बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन बैठे रहे, दोनों के कार्यकर्ताओं में झगड़े तक हुए। तो अब ये कहना कि आरएलडी ने साथ इसलिए नहीं दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए हार गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए आप हार गए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने आपको 2019 में भी नकारा था, 2024 में भी नकारा है। कुछ गुणागणित हैं जिसके चलते आपको कुछ सीटें मिल गई हैं जो आपको उस पर संतोष करना चाहिए। अब बात करते हैं यूपी में 2 लोग आजकल बड़े चर्चा में हैं, एक आरएलडी और दूसरा निषाद, संजय निषाद। तो देखिए, संजय निषाद की जहाँ तक बात है तो उनको 2 सीटें चाहिए, मझवा की और कटहरी की। ये दोनों विधानसभा सीटों पर उनकी दावेदारी है, और 2022 में
उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था गठबंधन में, एनडीए में। ये सीटें उनके हिस्से में 2022 में आई थी, इसलिए उनका दावा आधारहीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि वो 10 की 10 सीट पर क्लीन स्वीप करना चाहती है, अगर उनका कोई घटक दल संजय निषाद पार्टी या आरएलडी ये अपनी सीटें जीतती है, तो भी तो वो एनडीए ही 10 में से 10 सीटें जीतेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि उनकी सोच कहीं ना कहीं संकुचित है। और आरएलडी की जहाँ तक बात है, तो देखिए मीरापुर वाली सीट जो है उस पर उनका दावा बिल्कुल सही है। मीरापुर की सीट पे संजय चौहान विधायक जीते थे पिछली बार, और इस बार वो बिजनौर से सांसद हो गए। मीरापुर मुजफ्फरनगर में आती है, और बिजनौर सीट ऐसी है जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर 3 जिलों का हिस्सा मिलाकर ये सीट बनाई गई है। तो ये इसमें मीरापुर की जो सीट है बुशरा जी, ये मुजफ्फरनगर में आती है, और मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता है। तो ऐसी स्थिति में उनका दावा भारतीय जनता पार्टी का, संजय चौहान वहाँ से जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो उनको कैसे नकारा जा सकता है। ये बात अलग है कि जयंत चौहान को वो समझा लें, फुसला लें, दबा लें, तो वो वैसे ही बहुत अभिभूत हैं, क्योंकि मंत्री पद उस परिवार का बड़ा कमज़ोर पहलू रहा है। अजीत सिंह चौधरी का मंत्री बन के दल बदल लेते थे। और इसके अलावा खैर सीट है। खैर सीट में देखिए 2017 से बीजेपी काबिज है, ये बात सही है। और बीजेपी के जो अनूप प्रधान वाल्मीकि हैं वो 2017 और 2022 में यहाँ से विधानसभा पहुँचे थे, विधानसभा चुनाव जीते थे। अब वो हाथरस से सांसद हैं। तो आरएलडी की इस सीट पर डिमांड ये है, उसके अपने तर्क हैं, अपने आधार हैं। तो कहते हैं ये हमारी परंपरागत सीट रही है, इस सीट पर आरएलडी निर्णायक भूमिका में, यहाँ जाट वोटर हैं खैर में। तो खैर में अगर निर्णायक भूमिका में जाट वोटर हैं तो 2 बार बीजेपी कैसे जीती। अब बीजेपी का अपना दावा है, तो खैर का दावा जो है उसमें आरएलडी जो है, मुझे लगता है कि आरएलडी को अपना दावा वहाँ पर छोड़ना पड़ जाएगा बुशरा जी। लेकिन ये उन्होंने अड़ंगे तो लगा ही दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। दूसरा योगी आदित्यनाथ हैं, तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक तरीके से जीवन मरण टाइप का प्रश्न है। उनको साबित करना है कि इन उपचुनाव आमतौर पर सत्ता पार्टी के लिए ज़्यादा मुफीद होते हैं, ज़्यादा उनके लिए सुविधाजनक होते हैं, वहाँ जीतना उनके लिए आसान होता है। तो उन्हें 10 में से 10 सीट जीतनी है। और योगी आदित्यनाथ भी ऐसी स्थिति में है कि केशव मौर्य दूसरी तरफ बगावत किए हुए हैं। केशव मौर्य की नज़र योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर है, और उनकी जो गलवैयाँ हैं वो दिल्ली में सीधे चलती हैं। वो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें गैर हाजिर हो जाते हैं, और वो अमित शाह के पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ के लिए ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इन सीटों को 10 की 10 नहीं तो 10 में से 9, 8, 7 जीतना मुमकिन है। इस वक्त अखिलेश और कांग्रेस की जो जोड़ी है, राहुल की जो जोड़ी है, इंडिया गठबंधन जो है, वो उसका हौसला बहुत ऊपर है, वो बहुत कॉन्फिडेंस में है। और आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि कांग्रेस को कायदे से 4 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए थी, 3 सीटें 4 सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस को 2 भी मिलेंगी तो भी संतोष है। उनका झगड़ा बाहर नहीं आ रहा है, आपस में बातचीत होती है, भाई दे दो, क्या दे रहे हो, ठीक है, हारने वाली सीट दे रहे हो, वो दे दो, कोई बात नहीं है, हम उसे जीत कर दिखाएंगे। तो लेकिन उनमें एक बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और चूँकि उनको ये 2027 के विधानसभा चुनावों तक बिल्कुल इन दोनों ने तय कर लिया है कि हमें इधर से उधर हिलना नहीं है, और यूपी में बीजेपी को साफ करना है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एक सीट पर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ से सीटें निकाल पाना उपचुनाव में भी। जी बुशरा।
जी, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं और इसी की बात हम डॉक्टर राकेश पाठक जी हम कर ही रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं है कि ये उपचुनाव हैं, 10 सीटें हैं। ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये उपचुनाव हो कब रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे हैं और ऐसे वक़्त में हो रहे हैं जब बुरी तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो टारगेट 80 में से 80 का दिया था, वो 33 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी और अब ये एक तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए ये अग्नि परीक्षा है कि इसमें हैं। अब सवाल ये उठता है डॉक्टर राकेश पाठक जी कि चाहे ये घटक दल हो जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, चाहे वो मोदी को ये बता रहे हैं कि भाई आपके चेहरे पर हमें जीत नहीं मिली, आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ और इसीलिए संजय निषाद ने भी ये बोला, राजभर ने भी बोला, अनुप्रिया पटेल ने भी बोला और अब तो खुद उनके जो एमपी हैं वो भी ये कहने लगे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है। आपने सुना होगा कर्नाटक के उनके 7 बार के वो एमपी रह चुके हैं, उनका वो बयान और जो बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो जो मीटिंग्स ले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा समीक्षा, सबसे ज्यादा जो नेता क्षेत्रीय नेता बुलाए जा रहे हैं वो दलित समुदाय से हैं क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उस समुदाय से मिला है और वो सारा वोट शिफ्ट हुआ है इंडिया गठबंधन को। ऐसे वक्त में क्या आपको लग रहा है कि इस आने वाले उपचुनाव की जीत हार से केंद्र में भी बहुत कुछ बदलने वाला है? क्या विरोध के स्वर आपको लगते हैं और ज्यादा मुखर हो जाएंगे अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एज लेता है क्योंकि राहुल गांधी का वायनाड ना जाकर रायबरेली जाना ये बताता है कि अब फोकस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश रहने जा रहा है 2027 तक। देखिए, हम सब हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। जो भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहता है उससे पहले उत्तर प्रदेश और लखनऊ को फतेह करना होता है। ठीक है, कांग्रेस और सपा को उतना बहुमत नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को उन्होंने थाम तो लिया है 2 लड़कों ने। अब जो अगली परीक्षा, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में होनी है। उपचुनाव मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। कल मतदान हो गया एक सीट पर अमरवाड़ा में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो बीजेपी 29 की 29 सीटें लोकसभा में जीती है। बीजेपी यहाँ हार भी जाए तो न तो मोहन यादव की सेहत पर फर्क पड़ने वाला है, न दिल्ली की सेहत पर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से अगर बीजेपी 4-5 सीटें भी लेकर आती है, सिर्फ 5 सीटें जीतती है, तो फिर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच की रार और तगड़ी हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा है, बीजेपी की चिंता का विषय इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद दलित वोटर है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 5-6 सांसदों ने संविधान बदलने का दावा किया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि मोदी जी को संविधान बदलना है। आरक्षण के खिलाफ बातें की जाती रही, भले ऐन वक्त पर डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी इसके पक्ष में खड़े दिखाई दिए। मोदी जी कह रहे कि बाबा साहब भी आ जाएं स्वर्ग से उतरकर तो भी संविधान नहीं बदलने दूंगा, लेकिन जो संदेश जाना था वो चला गया और संदेश भेजने में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों की बेहद महती भूमिका रही। उन्होंने जिस तरह संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी ने पूरा चुनाव लड़ा और अब भी वे संसद में पहले सत्र में शपथ लेने से लेकर हर भाषण में संविधान की किताब दिखा रहे। यानी इस देश के भीतर तक, गांव-गांव, बस्तियों तक, टपरों तक ये संदेश चला गया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए दलितों के आरक्षण को खत्म कर सकते हैं, वे संविधान को समाप्त कर सकते हैं, संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू कर सकते हैं और इससे पूरे दलित समाज के भीतर एक बेचैनी है और वो बेचैनी उसने 4 जून को जो नतीजे आए उसमें दर्ज कर दी थी और वो निकलकर बाहर आई। अगर इस उपचुनाव में भी वो संदेश कंटिन्यू किया, वो जो प्रवाह चल रहा है, जो टेम्पो बना हुआ है, वो अगर बना रहा, तो अब आपका जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के भीतर से कुछ और बागी सुर सुनाई देंगे। मैं शुरू दिन से कहता आया हूं कि जितना खतरा इस सरकार को अपने सहयोगी दलों से है, यानी
चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार से, उससे ज्यादा खतरा बीजेपी के भीतर से है। दक्षिण भारत के कर्नाटक के एक सांसद का वो बयान कोई छोटी घटना नहीं है, वो पूरे दलित समाज की अभिव्यक्ति है। वो अकेले तो सांसद नहीं है, कितनी बड़ी संख्या में दलित सांसद हैं, विधायक हैं, विधान परिषदों में होंगे, जिन राज्यों में विधान परिषद है। तो बीजेपी के भीतर जो इस तरह के लोग हैं, उनकी बेचैनी को आवाज दी है सांसद जी ने। मुझे यही लगता है, बार बार जो मैं सवाल पूछ रहा हूं कई दिनों से, हरि जोशी साहब शायद इसका उत्तर दे पाए कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई आज तक। उसके पीछे नरेंद्र मोदी के भीतर छुपा हुआ वो डर है कि वो एनडीए के बैठक बुला ली उन्होंने संसदीय दल की, प्रधानमंत्री बन गए, शपथ ले ली, संसद का सत्र हो गया एक, लेकिन अब तक वे अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए। वो जिस बागी सुर की बात आप कर रहे हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बगावत के और सुर मुखर हो सकते हैं, वो अगर संसदीय दल की बैठक में हो गए, मान लीजिए यही सांसद जो दक्षिण भारत के हैं, कर्नाटक के, ये संसदीय दल की बैठक में खड़े होकर सवाल पूछ बैठे हैं नरेंद्र मोदी से कि मैं 7 बार का सांसद हूं, मुझे मंत्री नहीं बनाया। ये जो कल के आईएएस आईपीएस जो रिटायर होकर आए हैं, हरदीप पुरी हो, अश्विनी वैष्णव हो, या दूसरे दलों से आए हुए लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कांग्रेस थी, इन्हें आपने मंत्री बना दिया, मेरा गुनाह क्या है? आप कल्पना करके देखिए, संसदीय दल की बैठक में 2 सांसद खड़े होकर मोदी से सिर्फ सवाल भर पूछ लें। ठीक है, उनके खिलाफ मतदान तो नहीं हो सकता कि संसदीय दल किसी और को नेता चुन ले, फिर उसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन अगर सवाल भी किसी ने पूछ लिया तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं करते। एक ही घटना है संसदीय दल की बैठक में सवाल पूछने की। नाना पटोले, वो बीजेपी के सांसद थे 2014 में, उन्होंने संसदीय दल की बैठक में कोई सवाल पूछ लिया था मोदी जी से, मोदी जी ने बर्दाश्त नहीं किया, उनको चुप कराकर बिठा दिया गया और अंत में वे पार्टी छोड़कर गए, पार्टी छोड़कर जाना पड़ा, फिर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक बने। तो मोदी जी सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें बुशरा खानम के भी सवाल नहीं चाहिए, उन्हें सड़कों पर सवाल नहीं चाहिए, उन्हें संसद में भी सवाल नहीं चाहिए, और उन्हें अपने संसदीय दल में भी कोई सवाल पूछता हुआ सांसद बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये बगावत के सुर अभी बाहर सुनाई देंगे, सड़कों पर, पत्रकार वार्ताओं में, संसद में भी हो सकता है कभी कोई खड़े होकर बोल दे। अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा ने 2014 से 19 वाले कार्यकाल में, जब वे बीजेपी के सांसद थे मुरैना संसदीय सीट से, तब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ खड़े होकर सवाल उठाए थे, उन्होंने तमाम सारे प्रश्न उठाए थे, और उसके बाद अनूप मिश्रा हाशिए पर चले गए, उनको उसके बाद से टिकट नहीं मिला। जी बुशरा जी, जाहिर सी बात है। तो सवाल तो उन्हें पसंद ही नहीं है, ये हमें सबको पता है। उन्हें तो सिर्फ जयकारे पसंद है, और वो अभी भी जयकारे ही अपने लगवा रहे हैं, चाहे विदेश में जाकर हो या फिर देश में हो। और आपने जो मीडिया मंडली है उससे भी वो कह रहे हैं कि भाई मोदी 3.0 है ये, और यहाँ पर अब फैसले जो है वो तिगनी गति से जो है वो लिए जाएंगे। और वो ट्रेलर था, अभी तो स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स आना बाकी है। तमाम तरह की जो उनकी जुमलेबाजियां हैं वो लगभग अभी वही चल रही है, क्योंकि वही ये दिखाने की कोशिश करें नरेंद्र मोदी कि वही नरेंद्र मोदी है जो 14 और 19 वाले थे, वही 24 वाले हैं। कोई फर्क नहीं आया, लेकिन फर्क साफ तौर पर दिख रहा है, फर्क है, और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है, और हर तरीके से नजर आ रहा है। और जिस तरह के चैलेंजेस उनके सामने हैं, खुद उनके नेता घटक दल जो उनके सामने रख रहे हैं, उससे भी सब जाहिर है कि 2019 नहीं है, 24 है। यहाँ पर विपक्ष बहुत मजबूत है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिलाल साहब आपके पास आऊं, हरि जोशी जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या आपको लग रहा है इन आने वाले उपचुनाव में भी जो मुद्दे हमने लोकसभा चुनाव में देखे, चाहे वो आरक्षण की बात हो या फिर लोकतंत्र बचाने की बात हो, संविधान खतरे में है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। क्या आपको लगता है यही मुद्दे इन चुनाव में भी भारी पड़ सकते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो समीक्षा बैठक हो रही है उनमें यह है कि आखिर ये दलित वोट बैंक हमसे कैसे छिटक गया और कैसे साइकिल पर जा बैठा और कैसे हाथ थाम लिया उसने? जी, ये सवाल जी जी आपसे है, जी ऐसा आपसे। जी सॉरी, पहले वो बिलाल जी की बारी आई थी मुझसे पहले, तो मैंने समझा कि बिलाल जी की ही बारी आएगी। आपने बिलाल जी से पहले
हाँ, जोशी में जोश भर दिया। तो बुशरा जी, बात ये है कि संविधान का जो मुद्दा है वो इस तरह घर कर गया कि दलित और पिछड़ा जो था, जो इन्होंने 2013-14 में 2013 से खासतौर से मुजफ्फरनगर दंगे के बाद उत्तर प्रदेश में उन्हें जिस तरह से हिंदू बनाया, दलितों को और पिछड़ों को, वो छिटक के फिर वो वही हो गए, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शरण में चले गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो उनकी समझ में आ गई, क्योंकि संघ बार बार ये कहता रहा है कालांतर में कि ये आरक्षण जो है ये अनुचित है, इसका आधार जो है जातीय नहीं होना चाहिए, और वो उसका आधार बदलने की बराबर बात करता रहा है। और उधर एक के बाद एक 5 सांसदों ने ये बात कही कि 400 इसलिए मोदी जी ने टारगेट किया है क्योंकि वो संविधान में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें और देश जो है वो 2047 तक एक महत्वपूर्ण दिशा में जा सके, विकसित बन सके या हिंदू राष्ट्र बन सके। कुल मिला के उनकी धारणा तो यही है कि हिंदू राष्ट्र बन सके। दूसरा एक चीज़ और भी है बुशरा जी कि आरएसएस की थ्योरी में, जनसंघ की थ्योरी में या भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी में, इनकी तीनों की थ्योरी एक है। आपस में ये कुछ गड्ढम गड्ढा करते रहते हैं, वो उसके खिलाफ बोलता है, वो उसके लिए कुछ कह देता है। ये सब धींगा मुश्ती टाइप है, नूरा कुश्ती टाइप की है। इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये भीतर से सब एक हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। और ये लोग जो हैं इनकी नज़र में दलित, स्त्री, इनका कोई भी स्थान जो है अग्रिम पंक्ति में नहीं है, बल्कि ये लोग दास और दासियों जैसी स्थिति में रहे हैं और उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। आरएसएस में जो कोर उनका वो है सदस्य हैं, उनके मुख्य लोग हैं जो आरएसएस को लीड करते हैं, चलाते हैं, उनमें ब्राह्मण हैं, उनमें, और वो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। मुझसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश वाले जानते हैं। मध्य प्रदेश में तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण का एक पूरा इन्होंने कुनबा बसा रखा है राकेश पाठक जी ने ग्वालियर में। तो जी, तो ये जो स्थिति है वो संविधान वाली, वो लोगों को समझ में आई। 13 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, वो पूरे कैराना को एक एग्जाम्पल बनाया और फिर वो जिस भ्रम को, जिस नैरेटिव को, जिस झूठ को फैलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में और साथ में अयोध्या का तड़का लगाया। अब ये समझ में लोगों के आ गया है कि अयोध्या भी नहीं बच सकी। अयोध्या में राम ने नकार दिया, उन्हें अयोध्या वासियों ने नकार दिया, यानी रामचंद्र जी की जो प्रजा थी उन्होंने नकार दिया कि ये राजा नहीं चाहिए हमको। अब वहाँ पे रामपथ में जो हाल हुआ, गड्ढों में सड़क आ गई, सड़क में गड्ढे नहीं हुए। तो अब हो सकता है कह दें कि ये दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा, मोदी जी से वो कंपटीशन करने लगे हैं। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं सर। तो वो राजा दशरथ की आत्मा आकर ऐसा कर गई। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ है। अब लेकिन जनता को समझ में आ गया है कि ये सियाने कौवे हैं, और कौवा कितना भी सियाना हो जाए वो खाता बिष्ट ही है। ये बात बिल्कुल मतलब सत्य है कहावत, लेकिन सच है। और अब इनकी हांडी जो है दलितों पर और पिछड़ों पर चढ़ने वाली नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक वोट छिटका है, वो मतलब उसकी समझ में आ गया है। और एक चीज़ और मैं आपको कह दूं, मेरी बात को आप और राकेश जी और बिलाल भाई शायद एग्री करें और हो सकता है ना भी करें, कि अगर अखिलेश और कांग्रेस एक साथ नहीं चुनाव लड़ रहे होते तो ये मुस्लिम वोट अखिलेश के पास भी नहीं जाता। ये बात आप तय मान लीजिए। वो भले ही फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, कुछ भी हो जाता, लेकिन ये वोट वहाँ नहीं जाता। ये एक बात बिल्कुल तय थी इस बार चुनावों में। क्योंकि मैं जब लोगों से मिलता जुलता हूँ, कभी कभी शीर खिलाने बिलाल भाई भी बुला लेते हैं मुझे, बकरी ईद पर कहते हैं तुम ब्राह्मण हो मत आओ। तो मैं लगातार
ज़्यादातर लोगों से हाँ मिलता जुलता हूँ, तो मुझे मालूम है उनकी सोच क्या है। और मेरे बिल्कुल पारिवारिक और घर जैसे ताल्लुकात हैं इन लोगों से। बहुत बड़ा समाज है। और जी ये चीज़ जो है अब लोगों की समझ में आ गई है, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश जो वो करेगी, लगातार करेगी, वो कोई ना कोई तरकीब निकालेगी, वो कोई ना कोई फिर से ऐसा सांप्रदायिक कार्ड खेलेगी जिससे ये फिर से सब हिंदू हो जाएं, वो वाले हिंदू, कट्टर वाले हिंदू। तो ये संभव है, लेकिन अब बहुत आसान नहीं बचा है। अब भारतीय जनता पार्टी उस ढलान पर है जहाँ पर उसे रोकना, ताकत से रोकना, कोई ब्रेकर लगाकर रोकना बहुत मुमकिन नहीं बचा है। वो ढलान ऐसी है कि वो तमाम सारे ब्रेकरों को, अवरोधों को तोड़ के उसे नीचे जाना ही है, ये तय है। आप मान जो 400 का नैरेटिव जो है वो दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, या जो जुमला फेंका था, हवा में जो उछाला था, वो उन्हें भी मालूम था कि ये सच नहीं होगा। लेकिन 2029 में इंडिया गठबंधन इसको यथार्थ में भी तब्दील कर सकता है। आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरीके से स्वीकार्यता विपक्ष की बढ़ रही है, राहुल की भी बढ़ रही है, अखिलेश की भी बढ़ रही है, बाकी सारे जो जुड़े हुए अलायंस के नेता हैं उनकी भी बढ़ रही है। और एक दो तो देखिए हर घर में ऐसे व्यक्ति होते ही हैं जो विद्रोही होते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं पिताजी के फैसले को नहीं मानता, मैं बड़े भाई के फैसले को नहीं मानता, मेरा तो अपना है। तो ये हर परिवार में चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल जितना एकजुट इंडिया गठबंधन है, उतना एनडीए में उतनी उनका गठजोड़ जो है फीका पड़ गया है। अभी हो सकता है शिंदे के कुछ टूट जाएं, अजीत के कुछ टूट जाएं, हो सकता है कि निषाद और आपका जयंत चौधरी, इनकी क्या प्रतिबद्धता है भाई? जब तक कैबिनेट मंत्री हैं वो तब तक वहाँ पर हैं, उन्हें लगेगा कि ये सरकार जा रही है तो अगला कैबिनेट मंत्री पद उन्हें जो दे रहा होगा वो उनके साथ चले आएंगे। इनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता तो है नहीं। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि वो कहते हैं कि मुझे अपने दादा की सूरत में मतलब अपने दादा की सूरत प्रधानमंत्री के चेहरे में नज़र आती है, उनका अक्स नज़र आता है। वो आदमी जिसकी वजह से इतने किसान मारे गए, किसान आंदोलन हुआ, किसान बर्बाद हो गया, किसान धरने पर बैठा रहा, किसान ने गोलियां खाई, उस आदमी में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर नज़र आती है। तो जयंत चौधरी को मैं कहता हूं कि बच्चे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। जी बुशरा जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपने अपने ही अंदाज में जिस तरह से कही है, वो जाहिर सी बात है बहुत मार्के की बातें हैं। और आखिरी सवाल मेरा आपसे बिलाल साहब, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिन तमाम चीजों की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, खासतौर पर मुद्दे, अगर भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए आने वाले उपचुनाव, वैसे तो अभी 3 राज्यों के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा है, झारखंड है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र और दोनों ही स्टेट में अगर हम देखें तो हालत बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि आज ही मायावती ने वहां पर आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया है। मायावती भी अब एक्टिव हो रही है। वो एक्टिव किस वजह से हो रही है, किसको नुकसान करेंगी, फायदा करेंगी, वो एक अलग चर्चा का विषय, उस पर हम करेंगे बात। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस विभाजनकारी जो उनके मुद्दे रहे हैं, अगर इन पर भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांगेगी तो आखिर फिर किस पे मांगेगी? क्योंकि विकास की सारी पोलें तो रोज खुल रही हैं। अयोध्या से लेकर जो क्योटो बनाने की बात जो कही गई थी, उस सबकी पोलें तो लगातार खुल रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी का क्या हाल है ये सबको पता है, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं सबको पता है। तो ऐसे में इन उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी जाएगी तो आखिर वोट किस पर मांगेगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। बड़े पसोपेश में होगी बीजेपी कि करे तो करे क्या, या आपको लगता है वो अपने उसी एजेंडे पर रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस पैटर्न पे आगे वोट मांगेगी या किस मुद्दे पे मांगेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बता पाएगी। सही बुशरा साहब। लेकिन जो आपका इशू था उपचुनाव का,
मैं यहाँ पर एक नया एक एंगल लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अभी एक पहलू पे बात की है। मैं उसका एक दूसरा पहलू रखना चाहता हूँ जो पॉलिटिकली बहुत रेलिवेंट लगता है, और आप की जो डिबेट्स होती है उसका स्तर बहुत अच्छा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पॉइंट भी यहाँ पर दर्शकों के सामने आए। दरअसल आपने देखा होगा कि मायावती हमेशा से उत्तर प्रदेश में उपचुनावों से बचती हैं। पर ये ऐसा इस बार क्या है कि मायावती कह रही है हम सभी उपचुनावों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे? ये जो सवाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वही सवाल है, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और मायावती की आज भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, यानी कि एक अदृश्य आपस में समझौता भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच में है, जो इस बार भी हमें उपचुनाव में देखने को मिलेगा। यानी कि भारतीय मायावती जहां अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जो उन पर करप्शन के केसेस हैं, अपने 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 आप को बचाने के लिए जिस तरह से समाज और राजनीति को या राजनीतिक दर्शन को दांव पे लगा रही हैं, वो तो हम सब लोगों के सामने है। लेकिन इन चुनावों में मायावती का सभी 10 सीटों पर कहना कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित वोट को आकर्षित करने के लिए मायावती के सहारे से ये चुनाव लड़ेगी और एक नया पेच फंसाने की कोशिश करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये साबित हो जाता है कि मायावती पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के परसेप्शन में रैप होके नुकसान उठा चुकी हैं, अब एक बार फिर वो कहीं ना कहीं एक रास्ता देना चाहते हैं फिर भाजपा को। अब वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जिंदा रखना चाहती है अखिलेश के मुकाबले, क्योंकि वो अखिलेश की प्रतिस्पर्धा के सामने भाजपा को जिताना चाहती है। ये एक एंगल है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावण जो उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक समानांतर दलित युवा चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, वो मायावती की जमीन को भविष्य में कितना ऑक्युपाई कर पाएंगे, ये एक सवाल है, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि वो भी उपचुनाव में अपने लोग उतारेंगे। तो ये हमें देखने वाली बात है कि किस तरह से ये नया एंगल इन चुनाव को प्रभावित करेगा, क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे तो नहीं हरा पाएगी इंडिया गठबंधन को, लेकिन रणनीतिक रूप से पेच फंसाने की जरूर कोशिश करेगी। अब मैं आता हूं आपके दूसरे वाले पहलू पर। जी जी जी। अब मैं आता हूं आपके वो लार्जर प्रोस्पेक्ट पर जिसको आपने मेरे से पूछा है। देखिए अभी स्टेट के चुनाव होने और इन स्टेट के चुनाव के अंदर हमें ये देखना है कि जो चेहरा आज जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं और गिरता हुआ ब्रांड वैल्यू में, क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी को इन राज्य के चुनाव में कैंपेन कराएगी नहीं कराएगी? यहां से भी तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाली डगर में मोदी जी का व्यक्तित्व की जो हैसियत है वो क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि वो मोदी जी के साथ सेफ खेलना चाहेगी, स्टेट के इलेक्शन में नहीं उतारना चाहेगी। वो चाहेगी कि मोदी जी को इससे दूर रखा जाए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू पहले ही गिर रही है और अगर 19-20 फिर होता है स्टेट के चुनाव में तो फिर भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन बिगड़ेगा, उनके जो घटक दल है वो और मुखर होंगे और जो जो अटकलें लगाई जाती है कि इनस्टेबल सरकार है, उन खबरों को और हवा मिलेगी और इंडिया गठबंधन फिर हावी हो जाएगा, या कह सकते हैं कांग्रेस फिर हावी होगी राजनीति पर। तीसरी मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जो जातीय समीकरण आज जिसको आप जातीय गोलगंदी कहते हैं, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में सामाजिक न्याय का वो फलक है जहां आप जीवन के संघर्ष को नहीं नकार सकते, महंगाई के संघर्ष को, बेरोजगारी के संघर्ष को, आरक्षण के संघर्ष को, उनके व्यक्तित्व के संघर्ष को, उनकी गरिमा को जिस तरह से दांव पे लगाया गया, ये वो सवाल है जिसको हिंदुत्व की राजनीति एड्रेस नहीं कर पाई, वो वहीं के वहीं खड़े हो।
जाहिर सी बात है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं बिलाल साहब आपने जो कही है, खासतौर पे चंद्रशेखर और मायावती का जो आपने जिक्र किया है। और चंद्रशेखर की बात इसलिए भी यहाँ पर करना जरूरी है कि अगर अभी हम देखें, चंद्रशेखर उन वाहिद या हम कहें कि उन चंद चेहरों में शुमार हैं जो जैसी बात है बिल्कुल उसको बिना लाग लपेट के वैसे कह रहे हैं, चाहे वो दलितों के मुद्दे हो और खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, लिंचिंग का जिस तरह से वो शिकार हो रहे हैं, उनके खान पान हर चीज पर एक बार फिर से लग रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजों के बाद इन इंसिडेंट्स में जिस तरह की तेजी हमने देखी, लगभग 1-2 खबरें हम हर रोज देख रहे हैं, हमारे लिए वो खबर है, लेकिन वो जीती जागती जिंदगियां हैं जिनको सरेआम जिनके साथ जो किया जाता है या तो मार दिया जाता है या फिर इस हालत में पहुंचा दिया जाता है कि वो अपने पैरों पर ना खड़ा हो पाए सिर्फ उसकी पहचान की वजह से। उन मुद्दों को चंद्रशेखर बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं और अगर वो भी अपने कैंडिडेट यहां उतारते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए इसका नुकसान फायदा क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।